Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फिर उसे क्या क्या करना पड़ता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, मीनिंग ऑफ रेमेडी, रेमेडीज फॉर ब्रीच, काइंड्स ऑफ डैमेजेस, रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट्स ऑफ डैमेजेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो स्टार्ट कर रहे होंगे आपका मीनिंग ऑफ रेमेडी से। A remedy can be defined as a manner in which a right is enforced or satisfied by a court when some harm or injury recognized by society as a wrongful act is inflicted upon an individual. Remedies can be categorized into the following types. इसको अगर हम सिंपल अल्फाजों में समझना चाहें तो भाई, जब कोई एक शख्स दूसरे का नुकसान करता है या किसी एक शख्स की वजह से दूसरे का नुकसान होता है और वो जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि इसकी भरपाई करो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेमेडी कहा जाता है। ठीक है जी। मतलब उसका जो राइट है, जो उसको मिलना चाहिए, वो इंजरी या जो हार्म है वो बेसिकली वो ये है कि उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट उसको वो राइट दिला रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेमेडी कहा जाता है। रेमेडी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब रेमेडी जो है ये काफ़ी जो है ना किस्म की होती है। अच्छा जी, जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले कॉमन लॉ रेमेडीज। Damages and action for the price are more frequently sought remedies for breach of contract. Since they arise as of a right, the object of such a remedy is not to punish the party at fault but to compensate the aggrieved party. Pecuniary laws as far as money can do so. अब वो क्या कह रहे हैं भाई, कॉमन लॉ रेमेडीज में वो आता है जहाँ पे आपकी प्राइसेस यूज की जाती हैं। भाई पैसा यूज किया जाता है किसके लिए? आपके जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको पूरा करने के लिए कोर्ट कहता है कि भाई इसको 1 लाख रुपए दे दो, इसको 2 लाख रुपए दे दो, इसको 3 लाख रुपए दे दो। जो भी उसका जितना वो बनता है कि उसको मिलने चाहिए, कोर्ट उसको उतने पैसे दिलाता है, तो वो कहाँ पे आ जाता है? वो आपको कॉमन लॉ रेमेडीज में आ जाता है। Equitable remedies are the court-ordered action that directs parties to do something specific, performance, or not to do something invention. अच्छा जी। In other words, equitable remedies are only appropriate in specialized circumstances. For example, where monetary damages would be inadequate compensation for the breach of an agreement. Equitable remedies को हम कुछ यूं कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं इसको कि एक आबाई घर था, एक आबाई घर था। अब वो जो है बंदा बेसिकली जो है ना बेचना नहीं चाह रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ है? वो बंदा कह रहा था अगर मैं बेचूंगा तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक बंदे को बेचूंगा, लेकिन उसके साथ धोखा करके ना किसी और को बेच दिया गया। अब वो कोर्ट वाले के पास मतलब कोर्ट में गया, उसने कहा कि भाई ये जो है ना मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा आबाई घर है, मैं अगर बेचना था तो मुझे सिर्फ इसे एक वाहिद बंदे को बेचना था और मुझे किसी को नहीं बेचना था, मेरे साथ धोखा किया गया है, तो मुझे एक घर वापस चाहिए। तो वहां पे पैसा नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे घर मिलेगा, क्योंकि आपका जो इंसाफ है वो यही डिमांड करता है कि उसको घर दिया जाए दोबारा, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो उसकी वो जो घर की यादें वो वापस नहीं ला सकते। तो उस केस को क्या कहाँ पे हम रख सकते हैं? उसको हम इक्विटेबल रेमेडीज में रख सकते हैं। अच्छा जी, आगे क्या हमारे पास क्वांटम मेरिट क्लेम। क्वांटम मेरिट क्लेम इज कैटेगराइज्ड एज अ क्लेम इन quasi contract. Quantum merit is like to be sought where one party has already performed act of his obligations and another party then repudiates the contract. When the aggrieved party elects to treat the contract as terminated, he may claim a reasonable amount for the work done. अब भाई फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम इसको बारी बारी समझें, इसको यहाँ से हम समझते हैं। यहाँ से quantum merit is like to be sought where one party has already performed part of his obligation. अब एक पार्टी ने क्या कर लिया है, हमें इतना पता चल गया कि उसने जो है ना अपना पार्ट पूरा कर लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट में था, एंड द अदर पार्टी
देन रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो दूसरी पार्टी है, ये जो पिछला लेक्चर है वहीं से आ रहा है कि भाई वो जो है ना आपको मना कर देता है कि भाई मैं जो है ना नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, वो अनेबल हो गया या वो रिफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे यही का समझा जाता है, आपको याद होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो गया है। और मतलब जो एग्री पार्टी है वो क्या कहती है कि भाई ये जो उसे क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया है, उसको ऐसा समझा जाए कि वो टर्मिनेट हो गया है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो रीजनेबल अमाउंट है, समझ ले जैसे एक पार्टी ने, अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा ना कि एक पार्टी ने कुछ काम कर लिया है और दूसरी जो है वो कर नहीं सकती, या वो उसे क्या कहते हैं, उसके पास जो है ना वो एबल नहीं रही वो काम करने के लिए। अब लाजमी सी अमाउंट, अब लाजमी सी बात है, अब वो सामने वाले से क्या कह सकते हैं, भाई इस तरह है कि आप जो है ना जितना काम मैंने किया है मुझे एटलीस्ट उसके हिसाब से जो रीजनेबल अमाउंट मेरी बनती है वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है जी। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। Remedies for breach. Parties to a lawful contract are bound to perform their respective obligations, but when one of the parties refuses to perform his obligations, he is said to have committed a breach of the contract. अब वो कह रहे हैं जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी, अब उसमें से अगर कोई भी एक पार्टी ये कह देती है मैं ये नहीं करूंगी, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे ये कहा जाएगा कि वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी आर एज फॉलोज। अब जिसको ये कहा जा रहा है कि भाई मैं अब ये काम नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, वो इस तरह की जो है ना कुछ रेमेडीज हैं जो उसको मिल सकती हैं। इसके अंदर नंबर 1 है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिजन इज पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। Rescission means a right not to perform your obligation. In such a case, the aggrieved party is discharged from all the obligations under the contract and is entitled to claim compensation for the damage we has sustained because of the non-performance of the contract. The court may also grant rescission where the contract is voidable at the option of the agreed party. In some cases, rescission may not be possible. For example, one party cannot be restored to your original position where the third party has acquired rights in good faith. अब इतना कुछ हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बारी बारी समझेंगे। पहले हम अब समझते हैं हमारा पहला पैराग्राफ। ठीक है जी। रेसिजन इज पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है भाई, रेसिजन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। रेसिजन मींस अ राइट नॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन। इसका दूसरा क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई आपके पास राइट है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करो। In such a case, the aggrieved party is discharged from the obligations under the contract and is entitled to claim compensation for the damage we has sustained because of the non-performance of the contract. अब भाई सामने वाला अगर जो है रेसिजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम सिंपल मीनिंग ले, इसके अंदर वो केसेस आते हैं जब आप जो है ना आप कहें कि भाई मेरा ये डैमेज हुआ है, सही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने की वजह से, तो अब जो है मैं करूंगा भी नहीं कुछ इससे आगे, मतलब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा, और मुझे जो मेरे डैमेजेस हुए हैं तुम्हारे नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, मुझे वो पैसे भी दो। ठीक है जी। और फिर क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में ऑल्सो ग्राउंड रेसिजन में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। ये हम पढ़ चुके हैं कि काफी ज्यादा जो है ना केसेस होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है। ये हम पढ़ के हैं, पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में। इन सम केसेस रेसिजन में नॉट बी पॉसिबल। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कोर्ट भी ये काम कर सकता है, किस कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे जिसका नुकसान हो रहा है, वो जाके अगर कोर्ट में कहे कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, मुझे मेरे जो डैमेजेस हैं वो जो है ना मुझे चाहिए, तो आप मेरी मदद करें, तो कोर्ट भी ये ऑर्डर कर सकता है। और वो क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डिसीजन पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आप याद करें इन्होंने नीचे भी वही एग्जांपल दी हुई है, और वो एग्जांपल हम पिछले लेक्चर्स में भी देख के आए कि भाई जैसे आपको आटा दिया था, आटा तो आप खा चुके हैं, अब उसकी क्वालिटी जो कही गई थी वो नहीं थी, दूसरी थी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है ना उसे क्या कहते हैं, आप उसको ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते। और जो है वो कह रहे हैं एक और सीन है, एक और सीन क्या है, डिसीजन एक और केस में पॉसिबल नहीं है, जहां पे जो है ना तीसरी पार्टी ने क्या कर लिया है, आपकी तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो गई और उसने गुड फेथ में आपकी चीजें ले ली हैं। अब
अब वो बेशक आपको नहीं पता था कि भाई ये कोई मसला है इसमें या कुछ भी है, लेकिन अगली पार्टी ने गुड फेथ में ले लिए, तो अब आप जो है ना बैकआउट नहीं कर सकते, अब उसमें रेसिलियन जो है ना नहीं आएगा। अच्छा जी, Anam agrees to supply 10 tons of wheat to Bilal on 20th November. Bilal promises to pay for the goods on its receipt. Anam does not supply the goods on the due date. Here, Bilal is discharged from the liability of paying the price. Bilal is entitled to rescind the contract and to claim compensation for the damage which he has sustained because of non-supply of goods on the due date. अब यहाँ पे वही वो आटे वाली मिसाल आ गई है कि बिलाल उसे क्या कहा, अनम ने क्या कहा, अनम ने कहा कि मैं सप्लाई करूंगी किसको, बिलाल को, तुम्हें जो है ना 10 टन ऑफ वेट, लेकिन बिलाल प्रोमिसेस टू पे फॉर द गुड्स ऑन इट्स रिसीव, और बिलाल ने कहा कि भाई जब मुझे मिल जाएगा तो मैं जो है ना पैसे दे दूंगा। अनम डज नॉट सप्लाई द गुड्स ऑन द ड्यू डेट। Here Bilal is discharged from the liability of paying the price। लाजमी बात है, जब उसने गुड्स नहीं सप्लाई की तो बिलाल क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया पेइंग द प्राइस। Bilal is entitled to extend the contract and to claim compensation for the damage which he has sustained because of non-supply of goods on the due date। अब भाई उसने आगे कोई डील्स की हुई थी या कुछ भी था, किसी भी वजह से उसका लॉस हो रहा है, तो क्या कर सकता है वो जाके जो है ना कोर्ट में जो है केस कर सकता है कि भाई मुझे जो है कंपनसेट किया जाए मेरे लॉसेस के अगेंस्ट। अच्छा जी, रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल, वो हमने देखा है कि दो केसेस हैं, उन्होंने यहाँ पे, अब देखते हैं कौन सा केस दिया है हमें। अहमद सोल्ड वेट ऑफ सर्टेन क्वालिटी टू हसन बाय फ्रॉड विच हसन एंड हिज फैमिली कंज्यूम। अच्छा ये वही वाली आ गई है कि भाई अब जो है ना फ्रॉड का केस है, अब यहाँ पे जो है ना वो खा चुके हैं, तो अब वो उसकी कंडीशन दोबारा ओरिजिनल तो नहीं हो सकती ना। Hassan discovered the fraud regarding quality of weight. Hassan cannot rescind the contract as parties cannot be restored to their original position। ठीक है जी, आगे हमारे पास restitution। It means return of the benefit received by one party to the contract from the other under a void contract or a contract that has been rescinded। When a contract becomes void, it needs to be performed. When a contract becomes void, it needs not to be performed by either party। अब भाई फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया कि आप जो है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया और वो जो है ना उसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गई, तो आपका एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वो तो बन जाएगा ना आपका उसे क्या कहते हैं अनलॉफुल हो जाएगा, सही है। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की हम जो है ना पिछली वीडियोस में एक एग्जांपल ले रहे थे कि आपने जो है ना पेमेंट दे के आपने बिटकॉइन खरीदना था, अभी भी इलीगल नहीं हुआ, पाकिस्तान में हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अभी इलीगल नहीं हुआ था, आपने पैसे दे दिए, लेकिन आपके बिटकॉइन लेने से पहले ही वो जो है ना इलीगल हो गया। अब क्या हो गया कि वो आपका एग्रीमेंट क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट था वो अब जो है ना वो वॉइड हो गया है। अब वो जैसे ही वॉइड हो गया तो अब क्या होगा, अब बेसिकली आप क्या करेंगे, अब वो जो पैसे आपको मिले आप वो पैसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, और उसको क्या कहा जाएगा, उसको रेस्टिट्यूशन कहा जाएगा। अकरम pays Baba rupees 1 million in consideration of Babar's promising to marry Sana, Akram's daughter। ठीक है जी, सना इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, द एग्रीमेंट इज वर्ड बाबर मस्ट रिपे अकरम रुपीज 1 मिलियन। अब वो कह रहे हैं कि भाई अकरम ने क्या किया, बाबर को 10 लाख रुपए दिए कि बाबर क्या करेगा, बाबर जो है उसकी बेटी से शादी करेगा, लेकिन सना जो है वो उसकी डेथ हो गई है प्रॉमिस के टाइम पे, तो यहाँ पे आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। लेकिन जो है उसे क्या कहते हैं आपका जो बाबर है वो क्या करेगा, वो उसे पैसे वापस देना है। ठीक है जी। Damages are monetary compensations allowed for loss suffered by the aggrieved party due to the breach of contract। The object of awarding damages is not to punish the party at fault but to compensate the aggrieved party pecuniary loss as far as money can do so। और वो कह रहे हैं सिंपली वही बात है कि भाई आपने जो है ना डैमेजेस का मतलब ये है कि आप पैसे दे रहे हैं ना किसी पार्टी को कि भाई ठीक है तुम्हारा इतना नुकसान हो गया मेरी वजह से, उसे क्या कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा लॉस हो गया, तो वो तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, आप डैमेजेस पे कर रहे हैं, वो डैमेजेस में आएगा। Naveed promised to deliver food at an event organized by Adil for 80 persons for 85,000 rupees। Just an hour before the event, Naveed informed that he would not be able to deliver the food। Adil arranged the food from another
caterer which did cost him rupees 93,000. Adil may claim damages or differential amount that is rupees 8,000 from Naveed. भाई उसको जितने एक्स्ट्रा पैसे लगे इमरजेंसी काम करवाने के, तो अब जो है यहाँ पे वो किसको पे करना चाहिए, वो नवीद को पे करना चाहिए। ठीक है जी। Action for price. Action for price is also monetary compensation and is applicable when one party has performed his part of contract and now wants to recover the price of goods services delivered or provided. अब वो कह रहे हैं भाई बात ये एक्शन फॉर प्राइस का मतलब ये है कि आपने यहाँ तो कोई सर्विस दी है, यहाँ आपने जो है ना कोई गुड्स डिलीवर की है, अब आप उसके अगेंस्ट जो है ना सामने वाला जो है ना वो क्या मुकर गया है कि भाई अब जो है ना मैं पैसे नहीं दूंगा, अब आपको क्या चाहिए, आपको उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो काम फॉल करेगा, वो आपका फॉल करेगा एक्शन फॉर प्राइस के अंदर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, अरसलान प्रोवाइडेड सर्विसेज टू हबीब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, लेटर हबीब रिफ्यूज टू पे, अरसलान में फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट फॉर हिज सर्विसेज। अब वही बात है भाई, अरसलान ने सर्विसेज दे दी, बाद में वो जो कह रहा है कि हबीब कह रहा है मैं पैसे ही नहीं दूंगा, तो अब यहाँ पे जो है ना वो एक्शन फॉर प्राइस में आ जाएगा। सॉरी, specific performance. Suit for specific performance is an equitable doctrine that compels a party to execute the agreement according to its terms, where monetary damages would be inadequate compensation for the breach of an agreement. Specific performance is a discretionary remedy which is allowed only in a limited number of cases. Some of them are listed below. जैसे मैंने घर वाली एग्जांपल दी थी ना कि भाई पैसे जो है ना आपके उसे क्या कहते हैं पूरे नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को अगर वो घर चला जाता है तो वहां पे घर ही देना पड़ेगा, तो उसे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा सीन हो तो वो कहाँ पे आएगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आएगा, लेकिन वो जो अलाउड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में अलाउड है, और यहाँ पे ना वो लोग बताने लगे कि अभी कौन कौन से केसेस में अलाउड है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या है, मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। भाई पहली चीज वही, जैसे वो हमने घर वाली एग्जांपल देखी थी कि भाई वहां पे पैसा जो है ना वो काम को पूरा नहीं कर सकता था। दूसरा, एक्चुअल डैमेज कैन नॉट बी असरटेन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। अब भाई कुछ ऐसा बड़ा नुकसान हो गया है कि भाई वो जो है अब उसका जो है ना कीमत लग ही नहीं सकती। इट इज प्रोबेबल दैट कंपनसेशन इन मनी ऑन नॉन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। भाई वो ये है कि वो जो है आपकी नॉन परफॉर्मेंस काम नहीं आएगी, वहां पे परफॉर्मेंस करवानी पड़ेगी। ठीक है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ रेयर कमोडिटीज। भाई किसी ऐसी चीज की सेल हो रही है जो बहुत रेयर है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउसेज। और यहाँ पे क्या है कि भाई कोई सेल हो रही है जमीन की, बिल्डिंग की, अपार्टमेंट की या घर की। ठीक है जी, तो ये सब कितने टोटल 5 केसेस हैं जिनके अंदर क्या है कि वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। मतलब जैसे यहाँ पे अगर जो है ना सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सेल करना पड़ेगा। ठीक है जी, now an examples दिए हैं। Azam agreed to sell an unique painting to Babar for ₹5 lakh. Subsequently, Azam refused to sell the painting due to unique subject matter. Monetary compensation is not adequate and Babar may file suit against Azam for the specific performance of the contract. यहाँ पे उसको पेंटिंग देनी पड़ेगी और जो है वो फिर पैसे पे करेगा। ठीक है, फिर आगे आपका आजम एग्रीज टू सेल 2 रेयर पाकिस्तानी हैंडमेड कारपेट्स टू बाबर फॉर ₹2 million. In case of breach by Azam, Babar may compel Azam to perform the contract specifically because there is no standard for ascertaining the actual damages which would be caused by the non-performance of the Azam. भाई उसको इतनी रेयर चीज मिल रही थी जो मिलती नहीं थी, तो अब लाजमी बात है उसके डैमेजेस क्या है पता नहीं है कितने होंगे। Following are the cases where suit for specific performance is not maintainable. अब बात क्या है कि अब ये उन्हीं केसेस से कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा। सही है, सही है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो है ना आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जिद नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी नहीं है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं। मॉनेटरी कंपनसेशन आर कंसिडर्ड एज एन एडिक्वेट रेमेडी। लाजमी बात है जहाँ पे आपके जो है कंपनसेशन जो आपको मॉनेटरी टर्म्स में की जा रही हो वो बिल्कुल ठीक समझा जा रहा हो उसको, तो वहां पे जो क्या है वो यही कहेंगे कि पैसे दे दो, गुड है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पर्सनल नेचर का है, कोई सर्विसेज देनी थी या सर्विसेज ली हैं, आप पैसे देने थे, तो यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि काम करवाना पड़ेगा। कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कोर्ट बैठ के आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं देख सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो जहाँ पे भी आपकी जो सुपरवाइज नहीं हो सकती जो परफॉर्मेंस जो है, इतना टाइम नहीं है कोर्ट के पास, तो वो क्या करेगा तब भी वो ये काम कर सकता।
फिर क्या है हमारे पास, अच्छा तो यहाँ पे वो भी जो है ना, फिर आप जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जिद नहीं कर सकते। वन ऑफ द पार्टीज इज द माइनर, अब उनमें से क्या है, एक पार्टी क्या माइनर है, तो तब भी क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप जिद नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू अदर पार्टी, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका वो किसी पार्टी के लिए क्या है कि वो जो है इन इक्विटेबल है भाई, उसमें जो है ना प्रॉफिट नहीं है, उसमें लॉस ज्यादा है। Habib contracted to supply a machine to Ashraf for rupees 20,000. Later, due to increase in prices, Habib refused to perform the contract. The same machine is available in market for 24,000. Now, Ashraf cannot file a suit for specific performance as monetary compensation of rupees 4,000 would be an adequate remedy. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे जो है ना 4,000 रुपये क्या हो सकते हैं पे होके काम आपका खत्म हो सकता है, क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबल है। ठीक है जी। फिर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट मेंटेनेबल। अच्छा जी, Tanveer and artist agreed to perform an event organized by Sajid later. Due to some heated arguments between them, Tanveer stated that he will not perform at Sajid's event. Sajid cannot enforce specific performance as contract is of personal nature. अब भाई यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे भी जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। Specific performance not maintainable. Din Construction Limited (DCL) contracted to build a commercial center for Asad. Later, DCL refused to build the center as they were focusing on more profitable opportunities. Now, Asad wants to enforce specific performance along with guarantee that DCL will not compromise the construction quality. The suit for specific performance not maintainable as code enforce the performance of this contract. अब भाई वो कह रहे हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कोड जो है ना आपका हर जगह बैठ के ना हर काम नहीं देख सकता, तो यहाँ पे अगर वो आपको कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है, तो उसे ये भी देखना पड़ेगा कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे जो है आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है जी। अब आ गया आपका इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन इज ऑल्सो एन इक्विटेबल रेमेडी demanding court's stay order. Injunction means an order of the court which abstains from wrongdoing. Where a party to a contract does something which he promised not to do, the court may issue an order prohibiting him from doing so. Thus, injunction is a preventing relief. It is particularly appropriate in case of anticipatory breach of contract where damages would not be an adequate belief. अब वो कह रहे हैं कि ये सबसे पहली क्या चीज़ है, ये चीज आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट कहाँ पे, इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी बीच हमने क्या कहा था कि भाई बंदा कह दे कि भाई मुझसे काम नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या किया जाएगा, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना उस केस में जो है ना आपका ये इंजंक्शन यूज होता है पर्टिकुलरली। इसमें हम एग्जांपल से हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है वो हमसे। Azam agreed to play cricket for Apple Cricket Club during the contract period of 3 years. During the contract period, Azam made a contract with Orange Cricket Club and refused to play cricket for Apple Cricket Club. आपको याद होगा कि वो हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें जो है ना दो कॉन्ट्रैक्ट उसने एक साथ कर लिए थे, वेट वाले, एक के बाद दूसरा कर लिया था। तो अब पहले वाला क्या था, अब पहले वाला जो था उसे क्या कहते हैं, वो फिर उसे क्या कहते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आपका जो है ना आपके आजम को क्या कहा जा सकता है, आजम को ये कहा जा सकता है कोर्ट की तरफ से कि भाई तुम दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं खेलोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुमसे पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में खेलोगे, तुम्हें कोई अलाउ नहीं है कि तुम जाके दूसरी जगह पे खेलो, तो कोर्ट यहाँ पे आपके ऊपर डंडा दे सकता है। Taiba, a film actress, agreed to be act exclusively for Y Films for a year and for no one else. During the year, she contracted to act for Z Films. Here she could be restrained by injunction from doing so. यहाँ पे जो है उसके ऊपर इंजंक्शन लगाई जा सकती है, भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये आपका इंजंक्शन का केस हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया कॉन्ट्रम मैरिड। टर्म कॉन्ट्रम मैरिड मीन्स एज मच एज अर्नड और डिजर्व। In case of breach of contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract. Further, the divisibility or indivisibility of performance of the contract may also be taken into account. The aim of such an award is based on an implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought where one party has already performed part of its obligations and the other party then repudiates the contract, provided the injured elects to treat the contract as terminated.
ही मे क्लेम अ रीजनेबल अमाउंट फॉर द वर्क डन। अब वो कह रहे हैं कि अब एक बंदे ने काम कर लिया, सही है, अब एक बंदे ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसको जो सर्विसेज देनी थी, उसने जो गुड्स प्रोवाइड करनी थी, वो सब उसने कर लिया है। अब सामने वाला जो है ना अपना पार्ट परफॉर्म करने पे इनकार कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा के क्या कर सकता है, अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, जो भी रीजनेबल अमाउंट उसकी बनती है। जैसे हम एग्जांपल दिए, कासिम एन ऑनर ऑफ मैगजीन एंगेज्ड पॉल टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश्ड बाय इंस्टॉलमेंट्स in his magazine. After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped. It was held that Paul could claim payment for the part already published. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अब जितना काम उसने किया था वो उसके लिए क्या कर सकता है, अपना जो है उसे क्या कहते हैं, अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है। Alicia, a singer, contracts with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her 100 for each night's performance. On the sixth night, Alicia willfully absents herself from the theatre, and Babar, in consequence, rescinds the contract. Babar must pay Alicia for the 5 nights on which he had sung. अब लाजिम बात है, वो कह रहे हैं कि अगर ये आपका जो है ना रिपीटेटरी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर जो है उस जितना परफॉर्म हुआ है उसके जितने पैसे बनते हैं, तो वो जो है उसे क्या कहते हैं, लाजमी पे करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम। काइंड्स ऑफ डैमेजेस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस। तो यहाँ पे जो है उन्होंने सब जो भी काइंड्स हैं वो सब जो है आपको डिटेल में बता दिए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या आ गया, ऑर्डिनरी डैमेजेस। Ordinary damages are those which arise naturally in the usual course of things from the breach itself. These damages can be recovered if the following two conditions are fulfilled. The aggrieved party must suffer by breach of contract, and the damage must be a direct consequence of the breach of contract. अब वो कह रहे हैं कि भाई ordinary damages का मतलब वो है कि वो इस वजह से arise हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म ना हो उसकी वजह से। अब वो कह रहे हैं कि इसकी दो कंडीशन है जो पूरी होंगी तो आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होंगे, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस में फॉल करेगा। सबसे पहला क्या है कि वो जो पार्टी है जो कह रही है मेरा नुकसान हुआ है, सही है, वो किससे उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ किससे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। और जो है दूसरा क्या सीन हो, दूसरा ये सीन हो कि वो डायरेक्टली लिंक्ड हो, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली लिंक्ड हो आपके इस ब्रीच, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ब्रीच हुआ है उसके साथ, जिसकी वजह से लॉसेज हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, ऑन 1 दिसंबर कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 टन्स ऑफ वेट ₹8,000 per ton to Yusuf on 1st January. On 20th December, Yusuf afterwards contracted to sell those goods to Haris at 10,000 per ton. ये पिछले लेक्चर की एग्जांपल की तरह है। Kasim failed to deliver goods on 1st January when the price of the weight was 9,500 per ton. Yusuf is entitled to recover 75,000, that is 9,500 minus 8,000 into 50. Yusuf is not entitled to recover rupees 1 lakh as profit which would have arisen to Yusuf from the sale of his sale to Haris, because the profit is the indirect consequence of the breach of contract. अब अगर हम इसको समझना चाहें, हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं और ऊपर वाले आपको केसेस पर अच्छे से समझ में आएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि कासिम ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 50 टन वेट दूंगा, किसको दूंगा, वो यूसुफ को देने वाला था, किसको, 1 जनवरी को, और 1 दिसंबर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 20 दिसंबर को यूसुफ ने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वही वो जो उसको मिलने वाला है, जो वेट मिलने वाला है वो कितने का मिलने वाला था, वो उसको 8,000 का मिलने वाला था, उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10,000 रुपए का। ठीक है जी, अब कासिम ने क्या कर लिया, कासिम फेल जो हो गया ना भाई, उसने गुड्स इन डिलीवर की 1 जनवरी को। अब उस टाइम वेट की प्राइस क्या थी, 9,500 पर टन। अब यूसुफ क्या कर सकता है, यूसुफ ये कह सकता है कि भाई जो अमाउंट थी, सही है, अब अगर उसको 8,000 का मिलता तो वो बेचता कितने का बेचता, लाजमी बात है वो अगर उसको 8,000 का मिलता 9500 का वो बेचता, 9,500 का वो बेचता, तो 1,500 रुपीज पर टन के हिसाब से उसको प्रॉफिट होता, तो 1,500 इंटू 50 जो बनते हैं आपके 75,000, इतने का वो क्लेम कर सकता है। सही है, वो 75,000 का आपका क्लेम कर सकता है कि हाँ भाई ये इतने जो अमाउंट है ये मुझे मिलनी चाहिए। वो ये नहीं कह सकता मैंने जो है ना आगे कॉन्ट्रैक्ट किया था, कौन सा, मैंने 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो तुमने 2,000 के हिसाब से क्या करना है, मुझे पैसे देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे कंपेयर होगा, मार्केट रेट से अप्लाई होगा, वो होगा कंपेयर होगा, और फिर उस हिसाब से आपके डैमेजेस की कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है जी। आगे हमारे पास स्पेशल डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फॉर द लॉस which the parties knew about at the time that they made contract as likely to result from such breach of contract। सही है। Special damages are due to special losses which are in the reasonable contemplation of the parties at the time of formation of contract. Subsequent knowledge of the special circumstances will not create any special liability on the guilty party। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई स्पेशल डैमेजेस वो चीज है, सही है, जो कि पार्टीज न्यू अबाउट एट द टाइम दे मेड कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी ऐसा सीन हो रहा है, अब भाई इसमें अगर हम बात करें ये कैसे केसेस की बात हो रही है, ये इस तरह की बात हो रही है कि भाई आपको जो है ना कुछ लिंक, आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपको उस टाइम पे पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे आगे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब जब आपको कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी बेसिस पे क्या होने वाले हैं, इसकी बेसिस पे आगे ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है। अब मतलब आपको पता है कि अगर आप ये काम परफॉर्म नहीं करते, आप ये काम टाइम पे नहीं करते, तो ये आगे वाले के ये लॉसेस होंगे, सही है, उसका ये नुकसान हो सकता है। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, आजम अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट टू इरेक्ट एंड फिनिश अ हाउस बाय द 1st of January। सही है। आजम कौन है, बिल्डर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया कि भाई आपकी 1st of January तक जो है ना वो घर बना के दे देगा। इन ऑर्डर दैट बाबर मे गिव पोजेशन ऑफ इट एट दैट टाइम टू कासिम। अब किस वजह से वो 1st January तक उसको बना के दे देगा कि भाई वो अपने आगे जो है ना कासिम को दे दे, सही है। कासिम को क्यों दे दे, टू होम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट, कि भाई उसे क्या कहते हैं, उसको बी ने क्या कहा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई अब ये कासिम लेगा जैसे ये घर 1 जनवरी को तैयार होगा। अब आजम को सब पता है। आजम इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाबर एंड कासिम। अब वही बात है कि बाबर और जो है कासिम जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसको पता है, आजम को पता है। अब आजम क्या करता है, आजम बिल्ड्स द हाउस सो बैडली दैट बिफोर द 1st of January इट फॉल्स डाउन, सही है, and has to be rebuilt by Babur, who is consequence loses the rent which he was to receive from Qasim and is obliged to make compensation to Qasim for the breach of his contract. Azam must make compensation to Babur for the cost of rebuilding the house, for the rent lost and for the compensation made to Qasim। अब भाई पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको क्या पता कि मेरी वजह से आगे एक और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे लिंक्ड है, अब उसको पता था, ये सब कहानी पता थी। अब क्या हो गया, अब जो है उसने घर बनाया, अब घर ऐसा बनाया है कि वो टाइम से पहले ही गिर गया। और लाजिमी बात है जब आप जो है ना टेनेंसी का एग्रीमेंट करते हैं तो अगर आप ब्रीच करते हैं उसका, तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ होता है कि भाई आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि भाई जब वो 1st January को दे नहीं सका तो लाजिमी बात है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया आपका। तो अब आपको क्या करना पड़ना था, अब सामने वाले को ये करना पड़ना था कि अब उसको पैसे देने पड़ने थे, सही है, किसको, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाबर को किसे पैसे देने पड़ते हैं, कासिम को, जो कासिम ने आना था किराए पे रहने के लिए। अब क्या हो गया, अब वो सब पैसे घर दोबारा बनाने के पैसे और जो है जितने वो उसको कंपनसेट करेगा आगे कासिम को उसके भी पैसे, और जो उसका रेंट आना था उसके पास उसके भी पैसे, वो सब किससे ले सकता है, वो आजम से ले सकता है। आजम को कह सकता है कि भाई मेरा पैसा निकालो। Special damages, Azam delivers to Babar a common carrier, a machine to be delivered without delay. To Azam's mill informing that his mill has stopped for want of the machine. Babar unreasonably delays the delivery of machine and Azam in consequence loses a profitable contract with the government. Azam is entitled to receive from Babar a way of compensation the average amount of profit which would have been made by the working of a mill during the time that delivery of it was delayed, but not the loss attained through the loss of the government contract। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक चीज एक कंडीशंस में हमने ऊपर पढ़ी, हमने क्या पढ़ी कि भाई पार्टीज को पता होना चाहिए कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आगे हो रहा है, सही है, मेरी बेसिस पे आगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब अगर हम देखें यहाँ पे जो आजम ने डिलीवर करनी थी मशीन बाबर को, आजम को नहीं पता था कि भाई आगे उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, उसने मशीन लेट की, बिल्कुल मशीन लेट की
लेकिन जो है आजम क्या कर सकता है, आजम सिर्फ ये कह सकता है, सही है, आजम क्या कह सकता है, आजम ये कह सकता है कि उसे क्या कहते हैं, आपका जो उसने डिलीवरी लेट की है ना, सही है, उस टाइम में जितना वो मतलब चीजें बना सकता था, मतलब जितना काम वो कर सकता था और जितनी उसे प्रोडक्ट बनती, वो जो प्रोडक्ट से प्रॉफिट बनता उस अमाउंट को वो जो है ना कंपनसेशन का कह सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि भाई वो जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चला गया है उसके भी पैसे तुम दो, क्यों, क्योंकि आजम को पता ही नहीं था उसके बारे में। ठीक है जी, ठीक है जी। Exemplary vindictive damages. Exemplary vindictive damages are those which are awarded with a view to punish the wrongdoer and not primarily with an idea of awarding compensation to the injured party. The court may award these damages in case of a breach of promise to marry, where damages shall be calculated on the basis of mental injuries sustained by the aggrieved party. Wrongful dishonor of a check by a banker. In case of a wrongful dishonor of a check, the rule is smaller the amount of the check, larger will be the amount of damages awarded. The trader may recover such damages as wrongful dishonor of checks shall adversely affect his goodwill, but a non-trader whose check is wrongfully dishonored will have to prove the loss of goodwill before claiming such damages. अब वो क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ पे वैसे कह रहे हैं कि जो आपका विंडिक्टिव डैमेजेस होते हैं ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए होते हैं, सही है, और यहाँ पे जो आइडिया होता है वो कंपनसेशन का नहीं होता, सही है, मतलब सामने कंपनसेशन नहीं रखा जाता कि सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना है, यहाँ पे जो सामने रखा जाता है ना कि एग्जाम्पल सेट करनी है। इसमें इन्होंने दो केसेस बताए हैं आपके, दो केसेस कौन से, पहले आपका शादी का है कि भाई शादी में जो है अगर एक बंदा आपको कहता है वो आप शादी करने वाला है, एंगेजमेंट हो जाती, सब हो जाती है और बाद में जो है ना वो मना कर देता है, तो यहाँ पे जो आपकी एक मेंटल जो है ना मेंटल इंजरी हो जाती है आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मेंटल इंजरी हो गई, तो यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट अपने हिसाब से आपका कोड जो है, सॉरी, अपने हिसाब से जो है ना सजा देगा। और आपका जो है ना डिसऑनर ऑफ चेक, अच्छा यहाँ पे डिसऑनर में दो केसेस है, एक आपका ट्रेडर का है, दूसरा नॉन ट्रेडर का है। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ तक जो है ना ये एक केस है, सही है, और ये नॉन ट्रेडर से दूसरा केस है। ट्रेडर के साथ वो क्या करते हैं कि जितना छोटा चेक, ये देखें, the rule is smaller the amount of the check, larger will be the amount of damages awarded। मतलब कि 1 लाख के चेक के अगेंस्ट 3 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रेडर था उसकी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पे बैंक होगी, लाजमी बात है। यहाँ पे क्या हो गया, उस जो चेक है वो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया, सही है। और चेक डिसऑनर कैसे हो गया, बैंकर के थ्रू हो गया, सही है, बैंक ने एक जो है ना गलती से चेक डिसऑनर कर दिया, ठीक है जी। और आगे जो है दूसरा क्या केस है, दूसरा नॉन ट्रेडेड का केस है। नॉन ट्रेडेड केस में जितनी अमाउंट है वो उतनी ही जो है ना वो आपको बेसिकली हो सकता है कि, अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो गलती से हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये हो सकता है कि आपको गुडविल के अगेंस्ट पैसे तब मिलेंगे जब जो है ना आप एक्चुअली प्रूव कर पाओगे कि आपकी गुडविल जो है ना वो लॉस हुई है, ठीक है जी। Exemplary vindictive damages. ABC Bank refused to honor the check issued by Alpha Traders 80 to its supplier despite the fact that sufficient funds were available in AT's account. AT filed a suit for damages stating that wrongful dishonor was adversely affected its goodwill. The court may award exemplary damages. ठीक है जी। Exemplary vindictive damages. ABC Bank refused to honor the check issued by Alpha Training Center despite the fact that the sufficient funds were available in ATC's account. ATC filed a suit for damages stating that wrongful dishonor was adversely affected its goodwill. The court may award exemplary damages provided the ADC proves the loss of goodwill, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, सही है, और ये आपका ट्रेडर्स है। ट्रेडर्स को प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी गुडविल पे जो है अफेक्ट हुआ है, ठीक है जी। अब आपका नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज सस्टेन्ड डैमेज ऑफ अ शॉर्ट बट नॉट ऑफ अ substantial nature to be reckoned, where the breach is technical and injured party has no intention of performing his part of the contract, where the injured party has not suffered any actual damage or fails to prove that he has, where the damage is due to the fault of the injured party। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देख लें किसकी वजह से हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं हो रहा वो फॉल्ट किसका है, एक्चुअली वो फॉल्ट इंजर्ड पार्टी का ही है, सही है। मतलब वो पार्टी
कि जिसके सामने वाली पार्टी कह रही है मैं कॉन्ट्रैक्ट अब जो है पूरा नहीं करूंगी, कसूर उसका अपना ही है, सही है। दूसरी क्या चीज होगी, दूसरी ये चीज होगी कि वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल डैमेज और फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज, कि भाई वो जो इंजर्ड पार्टी है यहाँ तो उसको नुकसान ही नहीं हुआ होगा, यहाँ फिर वो प्रूव भी नहीं कर पाई कि उसे नुकसान हुआ है, ठीक है जी। और तीसरा क्या है, वेयर द ब्रीच इज टेक्निकल एंड इंजर्ड पार्टी हैज नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग दिस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो क्या है कि भाई ब्रीच जो था वो टेक्निकल था और इंजर्ड पार्टी क्या है, अब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जो है अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, आजम प्रॉमिस टू सेल सीमेंट टू बावर फॉर ₹200 per bag. Azam does not supply at the time of breach. The market rate of cement is the same. Babar is entitled to nominal damages. अब भाई क्या है कि भाई वो प्राइस सेम है तो कोई ऐसा प्रॉफिट वाला भी सीन नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना कुछ इतना खास आपको पैसे मिलेंगे नहीं। Sahil contracted to buy a Hillman car from a car dealer Qasim, but later refused to buy. Qasim sold the same car to another customer and suffered no loss. Qasim sued for loss of profit, held he could not recover nominal damages. भाई वो जो है वो वैसे थोड़े बहुत पैसे उसको मिल जाने थे, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए वो जो है ना उसको पैसे नहीं मिलने थे। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है आपने किसी और को गाड़ी बेच के पैसे उतने कमा लिए, आपको लॉस लूज कोई नहीं हुआ। Damages for inconvenience and uneasiness. If a party has suffered physical inconvenience and discomfort due to breach of contract, that party can recover the damages for such inconvenience and discomfort. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि फिजिकल इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट हुआ है, क्यों हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड अनइजीनेस, हकीम विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बुक्ड अ ticket for the midnight train to be transported to a particular place where he lived. They were however transported to a wrong place and they had to walk several miles on a drizzling night, and as a result his wife got cold and he had to incur some medical expenses. It was held that he could recover compensation for inconvenience and not for medical expenses for the sickness of his wife because it was a very remote consequence. वो कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे जो है ना वो पैसे ये ले सकता है कि भाई उसको जो है ना चल के जाना पड़ा इतना टाइम, ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी जो है ना बीवी को जो है ना सुकून से जो है ना वो नहीं पहुंची, जो है वो बीमार होगी उसके ऊपर नहीं वो कह सकता, लेकिन जो है हाँ ये जरूर कह सकता है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचाना था, उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचाया, उसकी वजह से मुझे जो है ना मसला हुआ, मुझे चलना पड़ा, तो मुझे उसके लिए कंपनसेट करो। अब आपका आ गया लिक्विडेटरी डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी कॉज व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ सम व्हिच विल become payable by the party responsible for breach. Such specified sum is called liquidated damages. डेफिनेशन का याद रखें, डेफिनेशन से याद रखें, ये आप जो है ना ये बेशक रट्टा ना भी लगाएं, आपको क्या आपको ये याद होनी चाहिए, मतलब याद इस तरह होनी चाहिए कि आप इनको मार्क करके ना 4-5 बार रीड कर लिया करें। क्या होता है कि वो माइंड में बैठ जाता है तो फिर वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी आपने डिसाइड कर लिया कि जो भी पार्टी जो है वो अगर पूरा नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो एक पैसे पैसे देगी, वो कुछ सम देगी, उस सम को क्या कहा जाता है, उसको सम को कहा जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू वर्क आउट व्हाट द लॉस वुड बी इन द इवेंट ऑफ सच अ ब्रीच। अब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो पैसे हैं ये बेसिकली एक मेथड है, जेन्युइन अटेम्प्ट है उस लॉस को मतलब जो है ना वो कोशिश करते हैं कि भाई हमें आइडिया हो कि कितना लॉस हमें हो सकता है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं वो ये क्लॉज लेके आते हैं। If a contract states that a particular sum is to be paid on breach of the contract and that sum is not the genuine pre-estimate of the loss। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि लॉस आपको होना हो उसे क्या कहते हैं, अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता 5 लाख का होना हो और आपने वहां पे 20 लाख रुपए लिखे हो तो वो जेन्युइन नहीं है, सही है, वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं होगा, सही है। तो आपने एस्टिमेट भी कौन सा करना है लिक्विडेटरी डैमेजेस में, वो जो एक्चुअली जेन्युइन बनता हो, मतलब कोई और भी उस लाइन का बंदा हो तो वो भी यही कहेगा हाँ भाई अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा नहीं होता तो दोनों में से मतलब जो भी पूरा नहीं करता दूसरी पार्टी को एटलीस्ट इतना लॉस होगा। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं इफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर सम शुड पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो सम है ना वो सम क्या है, सम जेन्युइन नहीं है, मतलब अब जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि 5 लाख की जगह 20 लाख रुपए लिख दिया, 15 लाख रुपए एनी एक्स्ट्रा लिख दिया, estimate of the loss that would be suffered in the event of the breach or that the sum is disproportionate to the actual loss likely to result due to breach, this is penalty cause. The code can decrease but not increase the penalty stipulation। अब वो कह रहे हैं कि भाई दूसरी क्या सीन है, दूसरा तो ऐसा सीन है भाई उसे क्या कहा जाएगा, उसे ये कहा जाएगा कि भाई वो जो है
वो जो है वो आपका पेनल्टी कॉज है बेसिकली। अगर मतलब वो प्री एस्टिमेट जेन्युइन नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ये कहा जाएगा कि उसे क्या कहते हैं, वो जो आपका पेनल्टी कॉज है। अब कोड क्या कर सकती है, कोड ये कर सकती है कि भाई आपकी जो है ना वो जो उसे क्या कहते हैं, जो पेनल्टी स्टेपुलेशन है वो उसे क्या कर सकती है, वो उसे कम कर सकती है, उसे बढ़ा नहीं सकती। द लिक्विडेटेड, क्योंकि वो उन्होंने लाजमी बात है उस टाइम पे मिल के एग्री की है एक चीज, तो अब जो है कोर्ट उससे कम कर सकती है कि नहीं भाई ये इन्होंने उस टाइम एग्री किया था लेकिन ये इतना नहीं है, इतना नहीं है, इसको कम करो। द लिक्विडेटेड damages clause is enforceable. On the contrary, the enforceability of penalty clause is at the discretion of the court. अब वो कह रहे हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस कोर्स क्लॉज क्या है, ये इन्फोर्सेबल है, लेकिन जो आपका पेनल्टी क्लॉज है ना, सही है, पेनल्टी क्लॉज सिर्फ तब आपका जो है ना इसको आप इन्फोर्सेबल कर सकते हैं जब एक्चुअली जो है ना कोर्ट कहे कि हाँ भाई ये करना है। Liquidated damages versus penalty clause. Thou sold tires to Naveed who contracted not to resell them or offer them for sale at a price below Dow's list price. Naveed agreed to pay a sum of rupees 500 by way of liquidated damages for every breach of the agreement. Later, Naveed sold tires at less than the list price. Daud filed a suit for damages for breach, held the sum fixed by the parties was genuine pre-estimate of the damages and not a penalty. अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या एग्री किया था, इन्होंने 500 रुपए एग्री किया था, भाई ये जो सम है वो 500 रुपए होना चाहिए, सही है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रीच कर लेता है और वो 500 रुपए जो है ना उसे क्या कहते हैं, जब वो कोर्ट के पास उसने सूट फाइल किया कि भाई 500 रुपए क्या होने चाहिए, मुझे पेमेंट होनी चाहिए, तो जब देखा गया कोर्ट ने कहा कि ये आपने जेन्युइन प्री एस्टिमेट किया था और ये पेनाल्टी नहीं है, इस वजह से आप क्या करेंगे, आप पैसे दे देंगे, ठीक है जी, जो भी आपने वो एग्री किए थे 500 रुपए। Liquidated damages versus penalty clause. Azam contracts to pay 20,000 as liquidated damages to Babar if he fails to pay rupees 5 lakh rupees for goods supplied on a given day. Azam fails to pay on that day. Babar can recover damages not exceeding rupees 20,000. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली पेनल्टी क्लॉज है, सही है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना वो 20,000 से ऊपर क्या कर सकता है, वो नहीं ले सकता, 20,000 तक वो ले सकता है, ठीक है जी। लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनल्टी क्लॉज. आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बावर टू पे रुपीस 20 million if he fails to pay rupees 1 million on a given day. The double amount is disproportionate to the likely actual cost. This is penalty clause. Azam fails to pay Babar rupees 1 million on that day. Babar is entitled to recover from Azam such compensation as the court considers reasonable. अब यहाँ पे क्या हुआ, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसके साथ, बाबर के साथ, टू पे बी रुपीज 2 million. बी को क्या करेगा कि भाई वो जो है ना 20 लाख रुपए देगा इफ ही फेल्स टू पे बाबर रुपीज 1 million ऑन अ गिवन डे, सही है। वो क्या कह रहा है कि बाबर को अगर वो क्या जो 10 लाख रुपए वो एक जो गिवन डे है उसके ऊपर अगर वो नहीं जमा करवाता तो क्या हो जाएगा, द डबल अमाउंट इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द लाइकली एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज ए पेनल्टी क्लॉज। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो है ना आपको डबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आजम फेल्स टू पे बाबर rupees 1 million that day. Babar is entitled to recover from Azam such compensation as the court considers reasonable. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, ठीक है जी। Liquidated damages versus penalty clause. Azam undertakes to repay Babar a loan of rupees 1 million by 5 equal monthly installments with a stipulation that in default of payment of any installment the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and contract may be enforced according to its terms. वो कह रहे हैं यहाँ पे पेनल्टी क्लॉज नहीं है, ये जो है ये आपका जो है ना उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्स हो सकता है पूरा। Liquidated damages versus penalty clause. Azam borrows rupees 1 million from Babar and gives him a bond of rupees 2 million payable by 5 yearly installments of rupees 4 lakh with a stipulation that in default of payment of any installments the whole amount shall become due. This is a stipulation by way of penalty. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी आपकी stipulation आ गई, by way of penalty. Stipulation for interest. Two parties may agree to give a specific rate of interest in case of breach of contract. अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना एग्री कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर आप जो है ना उसे क्या कहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं। जैसे हमें लिखा है ज़्यादा डिलीवर्ड गुड्स टू यासिर and Yasir promised to pay within 30 days. It was also agreed that in case of delay in payment Yasir shall pay 10% interest on amount due. The contract is enforceable. भाई उसने रीजनेबल एक जो है ना अमाउंट उन्होंने क्या कर लिया था, सेट कर लिया था। Stipulation for interest. Azam gives Babar a bond for repayment of rupees 1 million with interest at 12% at the end of 6 months with the stipulation that in case of default, interest shall be payable at the rate of 75% from the date of default. This is a stipulation by way of penalty and Babar is only entitled to recover from Azam such compensation
एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल। अब 12% को वो कहाँ पे ले गया, 12% को ले गया 75% पर, तो वो कह रहे हैं ये कौन सा क्लॉज है, ये आपका पेनल्टी क्लॉज है। और जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोर्ट आ जाएगा दरम्यान में, और कोर्ट जितना कहेगा उतना जो है ना वो पेमेंट करेगा आपकी जो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट में। For feature of security deposit, a clause in the contract that which provides for feature of security deposit in the event of failure to perform in the nature of a penalty. In such case, the court may award reasonable compensation only, but in case where contract is made with the government, in case of breach, the government can forfeit the whole amount of the deposit as security. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। अब यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये कहेगा कि कोर्ट ये जो है ना आपका मेजर करेगा कि भाई वो जो इतना आपको मिलना चाहिए पूरे का पूरा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट एज डैमेजेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ था और गवर्नमेंट ने आपको कुछ ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया था, तो वो पूरी की पूरी अमाउंट आपकी क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पूरी की पूरी अमाउंट जो है ना आपको देगी। For feature of security deposit, Anwar paid security of rupees 1 million for supplying a specialized machinery to Salim. Anwar could not supply the machinery. Salim forfeited the deposit. The court may award reasonable compensation only, and Salim has to return the remaining amount. ठीक है जी। Rules regarding amount of damages. The object of awarding damages is not to punish the party at fault. वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ डैमेजेस का मकसद क्या है, वो सामने वाली पार्टी को पनिश करना नहीं है। द इंजर्ड पार्टी इज टू बी प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन एज मनी कैन डू इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म। वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता तो सामने वाले को कितना मुनाफा होता। द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिकवर एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम अराइजिंग नेचुरली। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो है आपको जो लॉस हो रहा है वो आप जो रिकवर कर सकते हैं डैमेजेस के अंदर। The fact that damages are difficult to assess does not prevent the injured party from recovering। अब वो कह रहे हैं कि अगर जो है आप कोई ऐसी किसी ऐसी नेचर का काम था कि आपका जो लॉस जो है वो असेस करना डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉसेस रिकवर नहीं कर सकते। Where no real loss arises, nominal damages are awarded। जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई अगर एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा तो नॉमिनल डैमेजेस जो है आप रिकवर करवा सकते हैं। If the parties fix any amount of damages in case of breach of contract, then the court will allow only reasonable amount। अब वो कह रहे हैं कि इन केस आपकी पार्टीज ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई एक अमाउंट जो है ना डिसाइड कर ली थी, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो अमाउंट रीजनेबल है भी या नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंजर्ड पार्टी टू मिनिमाइज द डैमेज सफर्ड। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसे क्या कहते हैं, जो इंजर्ड पार्टी है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा जो डैमेज हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है आपका ये एग्जांपल आ गई है। बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे ₹5 lakh to Jamal for procuring raw materials for a specific order for government. Bilal clearly said that in case the order is not fulfilled, he will lose profit of ₹2 lakh. Jamal did not deliver the raw materials. Bilal could only buy the raw materials from market ₹6 lakh, and did not do that and filed a suit for recovery of special damages for ₹2 lakh. He can recover only 1 lakh as it was duty of Bilal to minimize the damage suffered due to breach, and he could do so by procuring material from the market। ये लास्ट वाली की इन्होंने पहले एग्जांपल्स नहीं दी थी तो इन्होंने उसकी एग्जांपल दे दी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई वो जो है अपना जो लॉस है वो कम कर सकता था, लेकिन उसने ये चूज किया कि भाई वो लॉस कम नहीं करेगा और वो सबका सब पैसा उसने कहा कि वो काम जो है ना बड़ा लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं वो कोई काम भी नहीं करता और मैं जो है ना सबका सब उससे ले लूंगा। Remoteness of damage, there are some losses which clearly result from the defendant's breach of contract but are considered too remote from the breach for it to be fair to expect the defendant to compensate the claimant for them। अब वो बेसिकली आपको क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि ठीक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसकी वजह से एक तो वो हुआ थोड़ा सा, लेकिन उसकी वजह से जो लॉसेज हुए हैं ना वो भी इतने मिनिमल है कि भाई यहाँ पे जो है ना उसको नहीं कहा जा सकता कि यार तुम जो है ना इसको पे कर दो। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, a taxi driver is booked to take a passenger to the airport in time for a certain flight to Karachi where the passenger expects to complete a deal worth ₹1 million. If the taxi driver breaches the contract by arriving late, the taxi firm may be liable for expenses such as any extra cost for getting the next flight, but is unlikely to be expected to compensate the passenger for the loss of ₹1 million। अब भाई एक टैक्सी के चक्कर में अब वो आप जो है ना वो 10 लाख का खर्चा थोड़ी उठा लेंगे उससे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सब चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।